हेलो दोस्तों, सोल्यूशन वाला एसएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को गुप्त वंश से जो आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का जो सार संग्रह होता है वही आपके सामने जो है लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वैसे प्रमुख प्रश्न जो कि गुप्त वंश से हमेशा पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्नों का सार संग्रह है। तो कैसे आएंगे, क्या है, इसके बारे में हमको बताने जाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि फायान और हेनसांग ने निम्नलिखित में से वह मतलब किसके राज्यों को देखा था, वो कौन शासक थे जिसके राज्यों को देखा था, तो वो कौन थे। तो फयान और हेनसांग ने विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के कार्यकाल को, उनके राज्यों को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है कि धन्वंतरी थे, धन्वंतरी क्या थे, ये क्वेश्चन बोल रहा है जो धन्वंतरी थे वो क्या थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, जो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो धन्वंतरी थे। वो नवरत्न में से एक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में आते थे। वैसे नवरत्न की बात कहें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर दोनों के समय में होता है, अकबर और चंद्रगुप्त दोनों के समय में। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी। तो ये हो जाएगा आपको गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही क्या किया गया था, बाल विवाह की प्रथा को आरंभ किया गया था। ठीक है, जिसे लास्ट में हमारा जो आधुनिक भारत होता है, आधुनिक भारत में 1930 में जो इरविन के समय में एक एक्ट लाया जाता है, शारदा एक्ट, उसके बाद से उसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी जो विवाह की उम्र है वो लड़कियों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, पहले 18 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के बारे में बोल रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। और वैसे गुप्त वंश के जो शासक थे वो सबसे पहला जो शासक थे वो कौन थे, आपको श्री गुप्त थे। ठीक है, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ करते हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि किस गुप्त शासक ने शांतिप्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे। वो कौन शासक थे जो शांतिप्रिय और वैदेशिक संबंध को स्थापित किए थे, वो कौन थे, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये बोल शांतिप्रिय, ध्यान देना है पे, शांतिप्रिय और वैदेशिक संबंध मतलब काफ़ी शांतिप्रिय थे और विदेशों से जो अपना संबंध स्थापित किए चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा करने के बारे में बोल रहा है, पहला जो बोल रहा है वो कौन सा विदेशी यात्री था। तो इसका आंसर जाएगा आपका फयान। ठीक है, फयान क्या किया था, ये चीनी विदेशी यात्रियों में सबसे पहले भारत का क्या किया था, यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, ये किसके द्वारा, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। इसका आंसर जाएगा अग्निमित्र। उसमें जो मालविका थी, मालविका यह स्टार्टिंग का जो ये मालविका है, ये मालविका जो थी एक महिला थी, और इसमें लास्ट का जो अग्निमित्र जो है वो कौन था, एक पुरुष था। ये दोनों के बीच में प्रेम कहानी का संबंध है, उसी के बारे में लिखे हैं कालिदास द्वारा। ठीक है, कालिदास की पुस्तकों में अन्य जो होगा रघुवंशम हो जाता है, कुमार संभवम हो जाएगा, फिर आपको ठीक है चंद्रगुप्त के बारे में लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पुस्तक से जिनको कालिदास लिखे हैं। ठीक है, ऐसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 8 नंबर बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर जाएगा प्रयाग जो प्रशस्ति था उसमें ही उसका उल्लेख किया गया। किसके बारे में, तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक के बारे में बात बोल रहेगा, तो प्रयाग की जो प्रयाग प्रशस्ति था उसी में इसका उल्लेख किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो हो जाएगा आपको हुण के आक्रमणों से। ठीक है, तो हुणों के आक्रमण से ही 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला कि अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, इसके बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर जाएगा आपको गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये स्थित है कहाँ पे, ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान में।
ठीक है। सबसे पहले कहेगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसके बाद कहेगा तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। तो नालंदा हमारा जो बिहार हो जाएगा भारत के, और तक्षशिला जो होगा आपको पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। और किस रीजन में है, ये हो जाएगा आपको गंधार रीजन में, ठीक है। निम्नलिखित वंशक्रम को सजाएं, यहाँ पर सजाने के बारे में बोल रहा है। देखिए सबसे पहले जो है मौर्य वंश आता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, उसके बाद कुषाण वंश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा गुप्त वंश। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये है कि कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश जो है हुणों के आक्रमण से काफ़ी मतलब विचलित हुआ था, वो कौन था। तो इसका आंसर जाएगा आपको गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश के आक्रमण के पश्चात ही हुण वंश से आक्रमण के पश्चात ही गुप्त वंश का क्या हुआ था, अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुतुब मीनार के 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो इसका आंसर जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, तो उसे कसार्पण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कसार्पण कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा आपको 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है कि महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है। महरौली के बारे में बोल रहा है ये, तो हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट क्या थे भारत के, ये गणितज्ञ थे। क्लियर है, ये क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी दौहित्र, ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन जो है सबसे अधिक जो सेट प्रैक्टिस में मिलता है और काफ़ी टेंशन में भी डालता है। कौन सा, लक्ष्मी दौहित्र के नाम से किस जाना जाता है। तो इसका आंसर जाएगा आपको समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही क्या बोलते हैं, लक्ष्मी दौहित्र, या फिर भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन कि इसमें मिलान करना है कि किसका संबंध किससे है, ठीक है। इसमें देखिए बोल रहा है कि विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त का संबंध किससे है। तो विशाख दत्त यहाँ नाटक लिखते थे। ब्राह्मीर कौन थे, तो ये हो जाएगा आपको खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। खगोल विज्ञान से संबंध था इनका। चरक तो सब लोग जानता है कि चिकित्सा के लिए फेमस हैं, और आर्यभट्ट जो थे खुद जीरो खोज किए थे, तो ये गणित से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। वैसे आर्यभट्ट बिहार के पटना के बगल में रहते थे, मसौड़ी के पास में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था। उत्तर भारत का जो व्यापार था वो किस पतन बंदरगाह से संचालित होता था। तो इसका आंसर जाएगा 24 का आंसर जाएगा आपको बड़ौद से। कहाँ से हो जाएगा, बड़ौद से, जो कहाँ है, गुजरात में हो जाएगा। तो पश्चिमी रीजन में कहेगा तो बड़ौद हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वी भाग में कहेगा तो उस समय ताम्रलिप्ति हुआ करता था, ताम्रलिप्ति बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएंगे आपके श्रीगुप्त। क्लियर है। इनके बाद जो गद्दी पाते हैं वो होते हैं घटोत्कच, और तीसरा जो होता है आपको चंद्रगुप्त प्रथम, ये हो जाएंगे, अब तीसरा हो जाएंगे। क्लियर है। चौथा कहेगा तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे, अब पांचवा कहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, छठे हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध जो है किस शासक हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको भानुगुप्त से। क्लियर है।
फाहियान कहाँ का निवासी था? सबको पता है, ये चीन के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? जो धन्वंतरि थे, चिकित्सक जो धन्वंतरि थे, वो अपना परामर्श किसके दरबार में दिए थे? तो इसका आंसर जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, क्योंकि वो नवरत्न में शामिल थे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका आंसर जाएगा आपको स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। 30 नंबर क्वेश्चन जो है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जगह समुद्रगुप्त, और ईरान के नेपोलियन के बारे में कहेगा तो नादिर शाह। क्लियर है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ठीक है, तो सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए गए थे सोना के। क्लियर है? गुप्त शासकों की जो सरकारी दरबारी भाषा थी वो कौन भाषा थी? तो इसका आंसर जाएगा आपको संस्कृत। जो गुप्तों की जो सरकारी जो दरबारी भाषा थी कौन थी? संस्कृत थी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने किए थे, जो हमारे बिहार से ही रहने वाले थे। क्लियर है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो हमारे विष्णु शर्मा जी ने क्या किए थे? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किए थे। मेघदूत का लेखक कौन थे? मेघदूत का लेखक कहेगा तो इसका आंसर है कालिदास। क्लियर है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका आंसर जाएगा आपको हरिसेन के द्वारा। इलाहाबाद स्तंभ को किसने बनवाया था? हरिसेन। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। ठीक है, इनमें कौन सा नहीं था? इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर जाएगा आपको अरब आक्रमण हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, तो 38 का जो आंसर जाएगा आपको अरब आक्रमण हो जाएगा। तो अरब आक्रमण इसमें क्या होगा? आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? किसने स्थापना किया था नालंदा महाविहार का? तो इसका आंसर जाएगा आपको कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? नालंदा महाविहार का स्थापना किया था। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें विधवा दहन का उदाहरण वर्णित है? ठीक है, तो विधवा दहन का उदाहरण वर्णित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। इसका आंसर जाएगा आपको कैट। विधवा दहन का यानी सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि हुण राजा तुर्मान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? जो तुर्मार थे किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित हुए थे? तो ये होगा इसका आंसर यशोधर्मन के द्वारा। यशोधर्मन ने ही क्या किया था? हुण राजा तुर्मान का पराजित किया था। क्लियर है? तो बस आज इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।